भाभी बच्चों को अपने देखिए करते हैं रेस्पिरेशन का पार्ट 15। टॉपिक अपना शर्करा के विघटन के अन्य पथ। देखिए शर्करा के विघटन का सामान्य पथ जो है वो अपनों ने कर लिया। शर्करा के विघटन का जो सामान्य पथ है, ठीक, विघटन या ऑक्सीकरण का जो सामान्य पथ है वो अपनों ने कर लिया। और उसमें जो महत्वपूर्ण चरण थे वो थे अपने ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्कर। ठीक, तो अपनों ने शर्करा का विघटन किया था और शर्करा का जो संपूर्ण विघटन है वो 2 चरणों में अपनों ने देखा था, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्कर। ठीक, और ये दोनों शर्करा के विघटन के सामान्य पथ है या सामान्य चरण है भी। ठीक, अब अपने बात करते हैं शर्करा के विघटन के अन्य पथों के बारे में। देखिए शर्करा के विघटन के अन्य पथ भी है। शर्करा के विघटन के अन्य पथ भी है। ठीक है, जैसे कि पेंटोज फॉस्फेट परिपथ, पेंटोज फॉस्फेट परिपथ, और दूसरा है एंटनर डुओडोरोफ पथ। पेंटोज फॉस्फेट पथ और एंटनर डुओडोरोफ पथ, ये 2 पथ है जो अल्टरनेटिव या विकल्प के रूप में सजीवों में मिलते हैं। शर्करा के विघटन के अन्य पथ है, तो अब इनके बारे में अपने देखते हैं। जो पहला पथ है वो है पेंटोज फॉस्फेट परिपथ। पेंटोज फॉस्फेट परिपथ, जिसका एक नाम और भी है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट परिपथ। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट परिपथ। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो हेक्सोज शर्करा का विघटन है एक मध्यवर्ती 5 कार्बन परमाणु वाली शर्करा के द्वारा होता है। इसमें क्या होगा, हेक्सोज जो शर्करा है उसका विघटन होगा और विघटन के दौरान एक 5 कार्बन युक्त शर्करा मध्यवर्ती यौगिक के रूप में बनती है, मध्यवर्ती यौगिक के रूप में बनती है। यानी जब अपने इस पथ के माध्यम से हेक्सोज का विघटन देखते हैं तो वहां पर विघटन के दौरान एक 5 कार्बन युक्त शर्करा मध्यवर्ती यौगिक के रूप में बनती है। ठीक, अब ये जो 5 कार्बन युक्त जो शर्करा है इसको
अपने क्या कहते हैं, यह शर्करा कौन सी है, पेंटोज फॉस्फेट है, पेंटोज फॉस्फेट है, ठीक है, पेंटोज फॉस्फेट। जो 5 कार्बनिक जो शर्करा है, ठीक, उसको अपने क्या कहेंगे, ठीक, नाम क्या है इसका, पेंटोज फॉस्फेट, ठीक। अब पेंटोज फॉस्फेट भी कई तरह की होती है। यहां पर कौन सी पेंटोज फॉस्फेट बनेगी भी, राइबोलोज 5 फॉस्फेट, राइबोलोज 5 फॉस्फेट। तो दोबारा देखिए एक बार कि पेंटोज फॉस्फेट परिपथ की बात कर रहे हैं, इसको एक्सोज मोनोफॉस्फेट परिपथ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो शर्करा है उसका विघटन होगा और विघटन के दौरान एक 5 कार्बन युक्त शर्करा, जिसे अपने पेंटोज फॉस्फेट भी कहते हैं, ठीक है, बनेगी मध्यवर्ती यौगिक के रूप में। और पेंटोज फॉस्फेट शर्करा का नाम क्या होगा, एक्चुअल में कौन सी शर्करा है वो, ठीक, ये है राइबोलोज 5 फॉस्फेट। ये एक 5 कार्बन युक्त शर्करा है या यह एक पेंटोज फॉस्फेट है, ठीक। तो देखिए किस प्रकार बनती है। उससे पहले देखिए इस परिपथ का अध्ययन या इस पथ का अध्ययन सबसे पहले वारबर्ग और डिकन्स ने किया। वारबर्ग एवं डिकन्स, वारबर्ग एवं डिकन्स ने किया। किन पर अध्ययन करते हुए, जंतु कोशिकाओं पर अध्ययन करते हुए। लेकिन इस परिपथ में होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं उनको किसने बताया, या इस परिपथ में जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होगी उनको विस्तृत रूप में किसने बताया भी, रेकर ने, रेकर एवं उनके सहयोगियों ने। इस परिपथ के बारे में तो बताया था वारबर्ग एवं डिकन्स ने, और इस परिपथ में होने वाली जो बायोकेमिकल रिएक्शन है या इस परिपथ के बारे में संपूर्ण जानकारी किसने दी, रेकर एवं सहयोगियों ने, ठीक। देखिए यह जो पथ है यह कोशिका द्रव्य में होता है, कोशिका द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्म में, और इसमें O2 आवश्यक होती है, या अपने कह सकते हैं कि यह जो प्रक्रिया है O2 की उपस्थिति में संपन्न होती है। O2 की उपस्थिति में कोशिका द्रव्य में होता है और O2 की उपस्थिति में संपन्न होता है यह परिपथ। अब देखिए इस परिपथ में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है या इस परिपथ के जो चरण है वो अपने देखते हैं। देखिए पहला चरण है ग्लूकोज अणु का फॉस्फोरिलीकरण। ग्लूकोज अणु का फॉस्फोरिलीकरण, इसमें क्या है, जो ग्लूकोज है किसकी उपस्थिति में, एटीपी की उपस्थिति में, एंजाइम कौन सा होगा, हेक्सोकाइनेज, ठीक है। अब क्या होगा,
एटीपी से एक फॉस्फेट समूह है, एटीपी से एक फॉस्फेट समूह ग्लूकोज के छठे कार्बन से जुड़ जाएगा और क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस एडीपी, एडीपी। ठीक है, अब देखिए इसके भी 6 अणु हैं, इसके भी 6 अणु होंगे और इन दोनों के भी 6 अणु बनेंगे, 6 अणु। ठीक, ग्लूकोज के 6 अणु, एटीपी के 6 अणु और फिर इनके भी 6 अणु प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं। या आप यह भी कह सकते हो कि यह अभिक्रिया 6 बार संपन्न होती है। तो अपना क्या बन गया अभी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब देखिए अगले चरण में होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ऑक्सीकरण। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ऑक्सीकरण। देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ऑक्सीकरण डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है भी। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, प्लस एनएडीपी पॉजिटिव, इसके भी 6 अणु, इसके भी 6 अणु। ठीक है, एंजाइम है डिहाइड्रोजिनेज और वाटर की उपस्थिति में यह रिएक्शन होगी, बनेगा क्या, 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड या 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड, हिंदी में भी लिख देता हूं, सिक्स फॉस्फोग्लूकोनिक अम्ल प्लस NADPH प्लस H पॉजिटिव। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा और निष्कासित हाइड्रोजन को कौन ग्रहण करेगा, यह है कोएंजाइम जिसे अपने कहते हैं NADP पॉजिटिव। और प्रोडक्ट क्या बनेंगे अपने, 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड, इसके 6 अणु बनेंगे, 6 अणु बनेंगे और इसके भी 6 अणु बनेंगे। ठीक है, अगला देखिए नंबर 3 स्टेप है फॉस्फोग्लूकोनिक अम्ल का ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण। नंबर 3 फॉस्फोग्लूकोनिक अम्ल का ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण। फॉस्फोग्लूकोनिक अम्ल का ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण, ये तीसरा चरण है भी अपना। देखिए इसमें क्या होगा, जो फॉस्फोग्लूकोनिक अम्ल है उसका ऑक्सीकरण होगा और साथ में CO2 निकलेगी भी। तो समीकरण लिखते हैं अपने 6 फॉस्फोग्लूकोनिक अम्ल, 6 फॉस्फोग्लूकोनिक अम्ल
इसके 6 अणु 6 मॉलिक्यूल्स प्लस NADP पॉजिटिव, इसके भी 6 अणु। एंजाइम है डिहाइड्रोजिनेज, एंजाइम कौन सा है? डिहाइड्रोजिनेज। जहाँ पर ऑक्सीजन आता है वहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज ही आता है ज़्यादातर। ठीक, बनेगा क्या? राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनेगा भी। राइबोलोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, और साथ में आपको पता ही है कि वी कार्बोक्सिलीकरण हो रहा है तो CO2 भी निकलेगी, और साथ में ऑक्सीकरण हो रहा है और निष्कासित हाइड्रोजन को ये ग्रहण करेगा तो NADPH प्लस H पॉजिटिव भी बनता है। कितने कितने अणु? 6 अणु, 6 अणु। अब देखिए ये जो प्रोडक्ट बना है ना राइबोलोज 5 फॉस्फेट, इसी प्रोडक्ट के नाम पर इस परिपथ का नाम क्या पड़ा है? क्या पड़ा है अभी? पेंटोज फॉस्फेट परिपथ। इसी प्रोडक्ट के नाम पर, ठीक, या इसी प्रोडक्ट के कारण आप ये कहिए कि ये जो प्रोडक्ट बना है ना, इसी प्रोडक्ट के कारण, क्योंकि ये एक मध्यवर्ती प्रोडक्ट है, मध्यवर्ती यौगिक है, और इसी मध्यवर्ती यौगिक के कारण या इस प्रोडक्ट के कारण इस परिपथ का नाम क्या पड़ा है? पेंटोज फॉस्फेट परिपथ। क्यों? क्योंकि यह जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट है ना, यह एक 5 कार्बन युक्त शर्करा है। क्या है? 5 कार्बन युक्त शर्करा है। तो जो 5 कार्बन युक्त शर्करा होती है उनके लिए अपने क्या यूज करते हैं? पेंटोज, 5 कार्बन युक्त। हेक्सोज यानी 6 कार्बन युक्त, और फॉस्फेट है साथ में, ठीक है, 5 नंबर पोजीशन पर, तो लग गया फॉस्फेट। ठीक, तो ये जो कंपाउंड है यह एक प्रकार का क्या है? पेंटोज फॉस्फेट है। ठीक, इसी प्रकार आपने डिऑक्सीराइबोज, राइबोज ये भी सुनी होगी, ये भी पेंटोज शुगर ही है। अब देखिए ये जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट बना है ना, इसका क्या होगा? क्रमागत अभिक्रियाओं द्वारा इसका पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्रमागत अभिक्रियाओं द्वारा पूर्ण ऑक्सीकरण। ठीक, ये जो प्रोडक्ट बना अपना राइबोलोज 5 फॉस्फेट, इसका आगे क्या होगा कि इसका आगे पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। इससे आगे क्रमक मतलब एक सीक्वेंस में, ठीक, या क्रमागत रिएक्शंस अभिक्रियाएं चलेगी और धीरे धीरे इसका पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया भी अपना। एक बात और कि इस परिपथ में टोटल CO2 कितनी है अभी? टोटल CO2 कितनी रिलीज हुई है? 6 अणु रिलीज हुए हैं, और NADPH प्लस H पॉजिटिव कितनी बनी है? 12। छह यहाँ पर बने हैं 3 नंबर रिएक्शन में, और 6 यहाँ पर है, 12 हो गए। ठीक, CO2 एक ही बार मुक्त हुई है, यानी इस परिपथ में एक ही चरण ऐसा है जहाँ पर CO2 मुक्त होती है। चूंकि रिएक्शन 6 बार होती है तो 6 CO2 तो रिलीज होगी, CO2 के 6 मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, और
NADPH प्लस H पॉजिटिव के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 12। और आपको पता है जब यह अपचित कोएंजाइम ATS में एंटर करता है तो प्रत्येक NADPH से कितनी ATP बनती है? 3। तो बात आती है 36 ATP बनती है, 36 ATP बनती है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको ये बताया है कि इससे आगे क्रमागत अभिक्रिया चलेगी और पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाएगा, लेकिन कई बार यह नहीं होता। कई बार यह जो कंपाउंड है राइबोलोज 5 फॉस्फेट, इसका उपयोग कई यौगिकों के निर्माण में होता है, कई अणुओं के निर्माण में होता है, जैसे कि DNA। इसका उपयोग DNA के निर्माण में भी हो सकता है, कई बार RNA, ATP, कोएंजाइम A और FAD। DNA, RNA, ATP, कोएंजाइम A और FAD, इनके निर्माण में भी यह प्रोडक्ट काम में आता है। या तो इससे ये बनेंगे आगे जाकर, या इनके निर्माण में यह काम आएगा, या इसका आगे पूर्ण ऑक्सीकरण होगा क्रमागत अभिक्रियाओं द्वारा। तो देखिए यह थ्योरी की दृष्टि से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। कंपटीशन एग्जाम में भी कम ही आता है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में आने की संभावना है। थ्योरी में यह नहीं आता है क्योंकि इससे महत्वपूर्ण टॉपिक और भी है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब चक्कर है, ATS है, ठीक। तो ये बात है भी। अगला क्या था अपना? अगला कौन सा पद था भी? एंटेनर डुओडोरोफ पद, वो भी अपने कर लेते हैं। एंटेनर डुओडोरोफ पद, ये दूसरा वैकल्पिक परिपथ है भी शर्करा के विघटन का। देखिए यह जो परिपथ है यह किस में पाया जाता है? जीवाणुओं में। और किस जीवाणु में इस परिपथ की खोज हुई थी? स्यूडोमोनास में। किसमें? स्यूडोमोनास नामक जीवाणु में सर्वप्रथम इस परिपथ का अध्ययन किया गया था। और इस परिपथ में क्या होता है अभी? जो शुगर अपनी, जैसे कि ग्लूकोज हो गई, जो भी शुगर है, ठीक है, जैसे ग्लूकोज है, वो किस में कन्वर्ट होगी? पार्विक एसिड में। इस परिपथ में क्या होगा कि ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पार्विक एसिड में। अब आप कहोगे कि ये तो ग्लाइकोलाइसिस है, क्योंकि यह तो ग्लाइकोलाइसिस में होता है। ऐसा तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज के एक अणु के विघटन के फलस्वरूप पार्विक अम्ल के कितने अणु बनते हैं? 2 बनते हैं। तो ये तो आपने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा है, ठीक, सही है कि ग्लूकोज के एक अणु के विघटन या ऑक्सीकरण से पार्विक अम्ल के 2 अणु बनते हैं, और इसको अपने कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। लेकिन मेन बात क्या है कि ग्लूकोज से यहाँ पर भी, यानी इस पथ में भी, एंटेनर डुओडोरोफ पथ में भी ग्लूकोज से पार्विक अम्ल बनेगा, लेकिन बीच में जो मध्यवर्ती यौगिक है ना, वो नहीं होंगे जो ग्लाइकोलाइसिस में बनते हैं, ठीक है। यानी मध्यवर्ती यौगिक जो है ना वो अलग होंगे। ग्लाइकोलाइसिस में बनने वाले मध्यवर्ती यौगिक यहाँ पर नहीं होंगे। इसी कारण ये पथ अलग हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो मध्यवर्ती यौगिक बनेंगे वो ग्लाइकोलाइसिस में बनने वाले मध्यवर्ती यौगिकों से भिन्न होते हैं। तो ये अपना हो गया अभी पार्ट 15। आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं अपने कल।